नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस हफ्ते की ताजा तरीन जानकारियों के अलावा बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। CSIR के केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान ने तुलसी की जीनोम संरचना पर किया सफलतापूर्वक शोध। पानी में तैरने वाले सोलर पैनल का सपना हुआ साकार। नई तकनीक प्रयोग कर डॉक्टर SP गौन चौधरी ने बनाया नया सोलर पैनल। पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हैं लोग? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ने किया 2015 का सर्वे जारी। पश्चिमी घाट में मछली की एक और मेढक की 3 नई प्रजातियों की हुई खोज, वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। और 5 जून को विश्व भर में मनाया गया पर्यावरण दिवस, धरती को बचाने का दिया गया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। विश्व भर में प्रयोग किए जाने वाली तुलसी में कई गुण छिपे हुए हैं। प्राचीन आयुर्वेद में तुलसी को सर्दी, जुकाम और बुखार के लिए रामबाण माना जाता था। इतना ही नहीं, तुलसी हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों में भी काफी असरदार मानी जाती है। लेकिन तुलसी में ऐसा क्या है जो इसको इतना गुणकारी बनाती है? शोधकर्ताओं की माने तो इस सवाल का जवाब तुलसी के जीन में छिपा हुआ है। और जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जड़ी बूटियों की रानी और प्राकृतिक चिकित्सा की जननी पवित्र तुलसी करीब 3000 वर्षों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ओकिमम सैंक्टम है और चिकित्सा के कई अलग अलग रूपों में इसका इस्तेमाल होता है। विशेषकर लोक चिकित्सा और आयुर्वेद में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तुलसी के उपचारात्मक प्रभाव को और बेहतर तरीके से समझने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ स्थित CSIR औषधीय और सुगंधित पौधों के केंद्रीय संस्थान ने तुलसी के पूरे जीनोम अनुक्रम को BMC जीनोमिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया है। ये ऐसी पहली रिपोर्ट है जिसमें इस बेहद गुणकारी पौधे के पूरे जीनोम अनुक्रम को अगली पीढ़ी की तकनीक के जरिए समझाया गया है। क्योंकि जीनोम सीक्वेंस का जो मूल उद्देश्य होता है कि जीनोम में जो लिखी हुई इबारत है उसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर काम कर सकें। तो इसमें क्या होगा कि हमने जो एक सीक्वेंस डिटरमिन करके उसको पब्लिश किया है, उस सीक्वेंस को लेकर के बहुत सारे लोग अपने प्रेरित होंगे इस पर काम करने के लिए, क्योंकि एक आसान उनको उपलब्ध है और महत्व का पौधा है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर काम करेंगे और तुलसी का महत्व, उसके औषधीय गुण, उसकी वैज्ञानिकता और अधिक से अधिक स्थापित हो सके। नतीजों के मुताबिक लमियासे परिवार में तुलसी के आणविक जीनोम और क्लोरोप्लास्ट जीनोम सबसे सूक्ष्म होते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि चीन की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का पौधा साल्विया मिल्टियोरिजा और तुलसी की उत्पत्ति में काफी समानता है। जीनोम अनुक्रम बनाए जाने से अब प्रयोगशालाओं में चिकित्सकीय अणुओं के उत्पादन और निर्माण के लिए जीन्स की पहचान का रास्ता आसान हो गया है। ये एक शुरुआत है। जीनोम सीक्वेंस हुआ है। जीनोम सीक्वेंस के बाद हम सारे मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करेंगे, सारे जीन्स को एनालाइज करेंगे और उसको डेसिफर करेंगे और एक्चुअली प्लांट में क्या क्या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है जनरल पब्लिक के लिए, दवाई के लिए। तो उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा दवाई में यूज हो सकते हैं। डेफिनेटली आगे चल के हम उसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेगा, हम उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग दवाई के लिए। तुलसी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्रोंकाइटिस, दमा, मलेरिया, दस्त, पेचिश, त्वचा संबंधी रोग, गठिया, नेत्र रोग, पुराने बुखार और कीड़े के काटने जैसे कई रोगों के इलाज में कारगर हैं। इसके अलावा तुलसी से कैंसर और मधुमेह जैसी जानलेवा बीमारियों में भी काफी फायदा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जीनोम अनुक्रम के सामने आने से तुलसी की रोगनाशक शक्ति को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
छोटी सौर ऊर्जा सेल से लेकर बड़े सौर पैनल के निर्माण तक धरती पर सौर ऊर्जा को कैसे रोका जाता है, ये सब तो हमने देखा है। लेकिन एक नई तकनीक के जरिए पानी पर तैरने वाला सोलर पैनल तैयार किया जा चुका है। कहां और कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूरज न सिर्फ ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, बल्कि इसकी ऊर्जा सबसे स्वच्छ और टिकाऊ भी है। इसीलिए इस बहुमूल्य संसाधन के दोहन की कोशिशें तेज हैं। सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए और पर्यावरण को अवांछित प्रदूषण से दूर रखने के लिए कई जगहों पर सौर प्रतिष्ठानों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों ने अब तक ऐसे सौर प्रतिष्ठानों को जमीन पर स्थापित देखा होगा, लेकिन अब बारी है तैरते हुए सौर पैनल्स की। जी हां, भारत ने पश्चिम बंगाल के राजरहट न्यू टाउन में देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अब तक ये तकनीक सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास ही मौजूद थी, लेकिन अब न्यू टाउन के इको पार्क के पास भी पानी पर यह तकनीक काम करने लगी है। सौर ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर SP गौन चौधरी की अध्यक्षता में आर्का इग्नो कम्युनिटी कॉलेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू टाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किया है। भारत में तैरते हुए सौर ऊर्जा पैनल के विकास का श्रेय जाने माने शोधकर्ता डॉक्टर SP गौन चौधरी को दिया जाता है। डॉक्टर चौधरी ने सौर PV ऑफ ग्रिड परियोजनाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। We have connected that power plant with the grid. It was commissioned in 2015, January 2015. Until then, it is working very fine. Its generation is really more than the land-based generation. If we consider the yield of the power plant, that is the per kilowatt output, it is more. We have checked up the aqua life and other marine life. These are not disturbed. Rather, the fishes, they take shelter under the solar power plant. It's a good thing, they get shadow. And one more interesting thing, we are also studying the evaporation level of the water, which is supposed to be decreased due to installation of the floating solar power plant, because it's like a blanket. And we are not covering the entire water body. We are covering only say 10 to 12% of the water body, which we have covered. And the plant is working fine. विशेषज्ञों के मुताबिक तैरता हुआ सौर पैनल सौर ऊर्जा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पानी पर इस संयंत्र की स्थापना से न सिर्फ जमीन की बचत होती है, बल्कि इससे काफी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अन्य सौर संयंत्रों की तुलना में इससे करीब 10 से 15% ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। न्यू टाउन के इस तैरते हुए सौर ऊर्जा पैनल से रोजाना तकरीबन 10 किलोवाट सौर ऊर्जा पैदा होगी, जिसे मरीन केबल के जरिए ग्रिड में पहुंचाया जाएगा। इससे पैदा होने वाली बिजली से इको पार्क और उसके आसपास के कई इलाकों को रोशन किया जाएगा। तैरते हुए सौर पैनल से गर्मी के दिनों में सौर सेल को ज्यादा गर्म होने से बचाया जा सकता है और इससे पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। इस संयंत्र की स्थापना से NKDA का सालाना बिजली बिल भी 1 लाख तक कम हो जाएगा। देश के इस पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा पैनल के लिए केंद्र सरकार की ओर से 40 लाख रुपए का फंड मुहैया करवाया गया है। तैरते हुए सौर पैनल से देश में बिना बैटरी वाली सौर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को वास्तविक रूप दिया जा सकेगा। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी ने साल 2015 का पर्यावरण सर्वे जारी किया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि भारत के मुख्य शहरों के लोग पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। 15,000 लोगों के विचारों के आधार पर जारी रिपोर्ट में क्या है खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पर्यावरण का मुद्दा आजकल आम लोग और सरकार दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल है कि एक औसत भारतीय पर्यावरण के बारे में क्या सोचता है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के बारे में भारतीय लोगों की राय क्या है। पर्यावरण पर टेरी के साल 2015 के सर्वेक्षण में इन सवालों के जवाब सामने आए हैं।
ऊर्जा और संसाधन संस्थान की ओर से करवाए गए टेली पर्यावरण सर्वेक्षण के मुताबिक 80% लोगों ने जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। नदी किनारे बसे 7 शहरों में सर्वेक्षण के आधार पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें दिल्ली, डिब्रूगढ़, जबलपुर, सूरत, वाराणसी, विजयवाड़ा और कटक जैसे शहर शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 के बीच 15,145 लोगों से आमने सामने की बात की गई। This year's survey had a sample size of 15,000 plus respondents. To be exact, I think 15,145 was the sample size, 15,145. It was spread across 7 cities and they were all river cities. So we had Delhi, Dibrugarh, Cuttack, Surat, Varanasi, Vijayawada and Jabalpur. Perception of people on environment versus development trade-off is that environment and development can go hand in hand. So there are people who feel environment should be prioritized over development. Some people feel development should be prioritized over environment. But almost majority of the respondents in all cities except one, and if we look at the aggregate national level, as high as 59% of respondents feel that environment and development can go hand in hand and both should be looked at and not just one. इस सर्वेक्षण में शामिल सभी शहरों के ज्यादातर लोगों ने माना कि बीते सालों में हवा और पानी की गुणवत्ता, भूजल की गुणवत्ता और इसकी उपलब्धता, पेड़ पौधे, पक्षियों की प्रजाति, कीड़ों की संख्या और कचरे का प्रबंधन और खराब हुआ है। लोगों ने यह भी माना कि पीने के पानी की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस सर्वेक्षण में करीब 80% लोगों ने माना कि पिछले 5 सालों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जबकि बारिश लगातार कम होती जा रही है। करीब 81% लोगों ने बड़ी आपदाओं के लिए मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना है। इस सर्वे में करीब 78% लोगों ने उम्मीद जताई कि नदियों को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान सफल रहेगा। ये रिपोर्ट आम लोगों की राय के आधार पर तैयार की गई है और ये रिपोर्ट लंबे समय तक पर्यावरण से जुड़ी आवश्यक नीतियों के लिए दिशा निर्देश के तौर पर काम आएगी। भारत के पश्चिमी घाटों को इकोलॉजिस्ट का स्वर्ग माना जाता है। ये जटिल पारिस्थितिकी तंत्र स्तनपायी पक्षियों के साथ साथ हजारों जीवों का घर है। इसकी विशेषता को और बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों के एक दल ने मछली की एक और मेढक की नई प्रजातियों की खोज की है। देखिए ये रिपोर्ट। सह्याद्री के करीब 1600 किलोमीटर के दायरे में फैले पश्चिमी घाटों को वनस्पतियों और जीवों की व्यापक विविधता के लिए जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल पश्चिमी घाट के ये इलाके अपने जटिल पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता के लिए दुनिया के 8 सबसे ज्यादा आकर्षण केंद्रों में शामिल हैं। अब इस समृद्ध जैव विविधता में एक नया आयाम जोड़ते हुए पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने 2 अलग-अलग अध्ययनों में मछली की एक नई प्रजाति और मेढकों की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। मछली की नई प्रजाति को पेथिया स्ट्रियाटा नाम दिया गया है। इसकी खोज डॉक्टर वीएम अटकोरे के नेतृत्व में अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने की है। मछली की ये नई प्रजाति कर्नाटक के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में तुंगा नदी की 2 धाराओं के बीच खोजी गई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पेथिया स्ट्रियाटा एक छोटी मछली है जिसकी लंबाई करीब 4 सेंटीमीटर होती है। ये मछलियां बहते हुए उथले पानी में पाई जाती हैं और ये 4 के समूह में होती हैं। इनमें नर मछलियां लाल रंग की होती हैं जबकि मादा मछलियों का रंग भूरा होता है। ये मछलियां कई विशेषताओं में अन्य मौजूदा प्रजातियों से अलग होती हैं। Recently, I described a new fish. Now it is called a Kudremukh barb. Scientifically, it is called as a Petheia striata. The fish is different in following ways. It has an oblique stripe body pattern. It has a complete lateral line with 20 to 21 pores, and it doesn't have a barbels.
The male and females are very different in their colors. Male is typically a reddish while female is grayish in color. But both male and female has a golden ring at its tail. इसी तरह के एक अध्ययन में ATREE, गुब्बी लैब्स और मणिपाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पिछले वर्ष राप्ती नदी की धारा में मेढक की नई प्रजाति की खोज की थी। ये मेढक निक्टीबैक्ट्रेकस प्रजाति के हैं, जिसका मतलब नाइट फ्रॉग होता है। इसी कड़ी में शोधकर्ताओं ने पहली बार मेढक की इस प्रजाति के 3 टैडपोल्स की व्याख्या की है। Forests harbor many frog species that are exclusive to Western Ghats and are not found anywhere else in the world. We found out that morphologically many of the tadpoles look very similar, and when I discussed with my mentors, Dr. Gururaja and Dr. Ravikant, they said that maybe molecular techniques would help in better understanding the tadpoles. That's why I took to DNA barcoding and taking a small piece of tadpole tail into the lab and working on it, I realized that DNA barcoding is a better way of discriminating the tadpole species. That's how I was able to describe 3 species of tadpoles of an endemic genus of Nyctibiotrachus from Western Ghats. मछली की नई प्रजाति की खोज को कोपिया जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जबकि टैडपोल्स के इस व्याख्यान को जर्नल ऑफ नेचर हिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है। इन खोजों के बाद शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण की अपील की है। ऐसा देखा गया है कि इन जलधाराओं का इस्तेमाल सिंचाई और दूसरी जरूरतों के लिए किया जाता है, जिसके कारण मछलियों, मेढकों और अन्य दुर्लभ जलीय जीवों के निवास स्थान धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और देश और दुनिया में विज्ञान के मामले में क्या कुछ हो रहा है खास, आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। इकतीस मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर देश में तंबाकू के जानलेवा खतरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शिमला की देखरेख में स्कूल और कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से तंबाकू निषेध रैली निकाली। इस अभियान का मकसद था देश में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल, उत्पादन और विज्ञापनों को बंद करना। इसी तरह चेन्नई में एक चिकित्सा प्रदर्शनी के जरिए आम लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया गया, जबकि गोवा में गोवा इंडस हेल्थ प्लस की ओर से तंबाकू उत्पादों के प्रयोग के खिलाफ आज छोड़ो अभी छोड़ो नाम से एक अभियान शुरू किया गया, ताकि लोगों में धूम्रपान के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सके। कनाडा के बड़े प्रकृतिवादी समर्थकों में से एक एडगर नर्नबर्ग ने मछली के एक बेहद अनूठे जीवाश्म की खोज की है। उन्होंने बलुआ पत्थर से बना करीब 4 फीट का एक वर्गाकार ढांचा खोज निकाला है, जिसमें मछलियों के 5 दुर्लभ जीवाश्म पाए गए हैं। ये पत्थर तकरीबन 6 करोड़ वर्ष पुराने हैं। बावजूद इसके मछलियों के जीवाश्म पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्थानीय पुरातत्व विज्ञानियों की माने तो मछलियों के ये जीवाश्म 6 करोड़ वर्ष तक पुराने हो सकते हैं, लेकिन एडगर नर्नबर्ग ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि ये जीवाश्म 6000 साल पुराने यानी दुनिया शुरू होने के बाद के हैं। देश में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है। यह शुरुआत नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। यह टास्क फोर्स मुख्य रूप से 4 अलग-अलग समूहों में काम करेगी। इनमें से हर एक समूह सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़े एक निश्चित पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और ये साइबर सुरक्षा से जुड़े समाधान देगा। इससे विकास और अनुसंधान को भी बल मिलेगा। ये टास्क फोर्स अगले 12 हफ्तों के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपेगी।
धरती एकमात्र ऐसा ग्रह जो अपने तत्वों और पर्यावरण के जरिए जीवन को सहारा देती है, इसलिए धरती को जीवन का उद्गम स्थल कहा जाता है। लेकिन समय के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। धरती के रूप में हम सबका एक ही घर है और इसकी सुरक्षा से ही हम सब संरक्षित हो पाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को इसी विषय पर जागरूकता फैलाने के प्रयास किए गए। धरती सभी की जरूरतों को तो पूरा कर सकती है, पर सबके लालच पूरे नहीं कर सकती। ये बात कभी गांधी जी ने कही थी। अगर हम कुछ पल ठहर कर सोचें तो पाएंगे कि इन शब्दों में कितनी गहराई और कितनी सच्चाई थी। हम धरती पर इसलिए रह पाते हैं क्योंकि यहाँ पानी और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। साथ ही ये सूरज और उसके वातावरण से बिल्कुल सही दूरी पर है। सौर मंडल में अब तक जिन ग्रहों के बारे में पता चला है, उनमें सिर्फ हमारी धरती ही ऐसी इकलौती जगह है जहां जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे अनुकूल माहौल है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है, उससे पर्यावरण पर जबरदस्त दबाव बनता जा रहा है। नतीजा ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन कभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वही संसाधन अब तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के जीवन और पर्यावरण पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे हालात में पर्यावरण को बचाने के लिए एक बेहद सकारात्मक और सामूहिक पहल जरूरी है। कुछ इसी मकसद के साथ हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में की। तब से हर साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तकरीबन 100 से भी ज्यादा देशों में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए लोगों के बीच वैश्विक मंच का काम करते हैं। इस दिन को पर्यावरण के लिए कुछ खास करने के मकसद से पीपल्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तेजी से होते औद्योगिकीकरण और बिना सोच विचार के बढ़ते शहरीकरण से जमीन, हवा और पानी तीनों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दुनिया भर में जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेज होता जा रहा है। बिना सोचे समझे विकास की राह पर तेजी से बढ़ने की आपाधापी से धरती पर कुदरती संसाधनों की तेजी से कमी होती जा रही है। साथ ही इसके चलते हो रहे जलवायु परिवर्तन ने आज पूरी दुनिया के सामने वैज्ञानिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अगर देखा जाए तो मानवता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की उन्नति भी तभी हो सकती है जब धरती पर उपलब्ध तमाम कुदरती संसाधनों का बेहद जिम्मेदार प्रबंधन के साथ इस्तेमाल किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों की टिकाऊ खपत और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही इस बार पूरी दुनिया में पर्यावरण दिवस का स्लोगन था 700 करोड़ सपने एक ग्रह, सोच समझकर इस्तेमाल करें। टिकाऊ भविष्य के लिए ये जरूरी है कि हम पृथ्वी पर मौजूद उपभोग की चीजों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। इस विषय का मकसद है घर घर में ये संदेश पहुंचाना कि अगर हम धरती पर अपनी भावी पीढ़ियों का जीवन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पर्यावरण दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में भी इस मौके पर एक बेहद अनोखा कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था हिमालय में कचरे के खिलाफ कार्रवाई। इस पहल के तहत उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 9 उच्च विद्यालयों के छात्रों ने हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कई नवीन विचार पेश किए। खास बात यह है कि इसके तहत
बेकार चीजों को भी वहां बेहतर निर्माण के काम में लाया जा सकता है। इस बारे में ये अनुमान बेहद चौंकाने वाला है कि वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी करीब 960 करोड़ हो जाएगी और अगर हम इसी रफ्तार से उत्पादन और खपत करते रहे तो हमें अस्तित्व के लिए धरती जैसे कम से कम 3 और ग्रहों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हालात में ये बहुत जरूरी है कि विश्व के सभी लोग जल्द से जल्द इस मुद्दे पर एक साथ सामने आएं और सबके बेहतर भविष्य के लिए कारगर उपाय अपनाएं। कुदरती संपदा का इस्तेमाल अवश्य करें, लेकिन साथ ही इसका ख्याल भी रखें क्योंकि धरती ही हमारा इकलौता घर है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।